देख रहे हैं द 39th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव MSME शो, जिसका नाम है राज की बात MSME के साथ। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद रीनाज हैंडक्राफ्टेड हैप्पीनेस, द प्रीमियम पिकल विच इज नाउ गोइंग ग्लोबल। धन्यवाद मेरा नागपुर के हर घर के घी का, जिसका नाम है गौ वरदान घी। साथ ही साथ सिथ स्प्रे अरोमा साइंसेज विच इज मेकिंग पीपल्स लाइफ ब्यूटिफुल, not just with the fragrance but also with happiness. And really want to thank VILEW who keeps on helping me with all her members making or becoming a part of this show which is exclusively for women entrepreneurship. बहरहाल मेरी आज की मेहमान जो हैं उनका जन्म जो हुआ वो रांची में हुआ है। वो एक्चुअली में एक केरलाइट, पर क्योंकि दोनों माता पिता एक ऐसे काम में थे जिसमें पूरा इंडिया घूमना पड़ता था, तो वो पूरा इंडिया में, वो कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिया है। तो इट्स नॉट इजी टू मेस विथ समवन जिनका नाम है मिसेस अनीता राव। मिसेस अनीता राव, वेलकम टू राज की बात। नमस्ते। आप को फाउंडर हैं MR इंटरनेशनल की। एक सौभाग्य हमारा कि हमें मौका मिला आपसे बात करने का, आपकी जीवनी, आपकी जर्नी आज लोगों तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो आपका स्वागत, और दूसरा ये कि किस किस्म का बचपन अनीता राव ने देखा है, पूरा इंडिया से भरपूर। जी थैंक यू राज जी कि आज आपने ये मौका दिया है कि मैं अपना जर्नी सब लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे राज जी ने बताया अभी, मेरा जन्म तो हुआ है रांची में, मैं हूँ केरलाइट, और मेरे मम्मी पापा WCL में सीनियर पोजीशन में जॉब कर रहे थे। तो WCL बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ट्रांसफ़र्स हुए और अलग अलग जगह पे हमको जाके रहने का मौका मिला। तो ये जो फौजी बच्चे जैसे सारे इसमें ढल जाते हैं हर सिचुएशन में, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे भी बहुत ही मैल्यूएबल रहते हैं जी। कहीं भी उनको ले जाके छोड़ दो, वो अपना सर्वाइवल जानते हैं जी। तो कुछ इस टाइप का बचपन रहा मेरा। और दूसरा, एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से आने की वजह से मेरे घर में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। तो हमारे नॉर्मली साउथ इंडियन फैमिलीज़ में रहता है एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारे घर में भी यही था कि सबसे पहले पढ़ाई, बाकी सब बाद में। नहीं, बाकी नहीं भी क्या तो चलेगा, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट जी। तो इसमें मैंने, इवन दो स्कूल में बहुत ज़्यादा मैं ब्राइट नहीं थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था स्कूल में, लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज लेवल पे पहुंची तो मैंने काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स में किया, MIRPM किया, और फिर मैंने MBA किया। और MBA करने के बाद अभी 30 साल के बाद मैंने अभी PhD किया। अभी जस्ट लास्ट वीक PhD का मेरा नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी का, और थैंक यू राज जी। और PhD किया भी एंटरप्रेन्योरशिप में है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, और इसमें किया हुआ है। तो जब मैं नागपुर में हम लोग आए तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ पे जब मेरी जब पढ़ाई हो गई तो मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया जॉब के लिए। और मैं कॉर्पोरेट में 12 साल काम की, मेनली मार्केटिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब मेरा ये था, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो उस दौरान मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, और मेरे हस्बैंड जो कि आंध्र प्रदेश के हैं पर वो भी नागपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है जी। तो ऐसे हम लोगों की शादी हो गई। शादी होने के बाद एक न्यूक्लियर फैमिली से मैं एक जॉइंट फैमिली भी आ गई जी। और यहाँ पे इस फैमिली में आने के बाद ये हुआ कि मैं वैसे काफ़ी एम्बिशियस हूँ, बहुत ज़िंदगी में आगे जाने की बहुत इच्छा रखती हूँ, अभी भी, पहले तो रखती थी, अभी भी रखती हूँ जी। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो कि अपने फैमिली से रूटेड थे, नागपुर में ही रहना चाहते थे, जबकि मेरा एम्बिशन था कि कहीं बाहर जाके कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि उस समय ये 2000 की बात है, उस समय नागपुर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे इतने अच्छे जी। और चूंकि मैं बहुत एम्बिशियस थी, मैं चाह रही थी कि कहीं जाऊँ बाहर, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने सजेशन दिया कि व्हाई डोंट यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। राइट। ऑनेस्टली जब उन्होंने ये सजेस्ट किया तो मुझे तो कुछ सूझा ही नहीं, क्योंकि मैं एक टोटली सर्विस बैकग्राउंड वाले फैमिली से आती थी, और मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि एंटरप्रेन्योर बनने से क्या होता है, क्या नहीं होता है जी। और मेरे जो ससुराल में भी सेम एटमॉस्फेयर था, मेरे फादर इन लॉ रेलवेज में थे, तो कोई दूर दूर तक कोई माहौल ही नहीं था घर में कि कोई एंटरप्रेन्योर बनूं मैं। अब फिर उस समय ऐसा हो गया था कि करियर में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आने लगा था जी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस समय फिर हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया, और फिर हमने ज़ीरो डाउन किया कि हम केरला आयुर्वेदा
जो कि आज पूरे विश्व में बहुत फेमस है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि क्यों ना केरला आयुर्वेद को नागपुर में लाया जाए, ताकि यहाँ से जो लोग परेशान होकर केरला जाके ट्रीटमेंट लेते हैं उनके लिए सुविधा हो जाएगा जी। तो ये सोचकर फिर मैंने केरला आयुर्वेद का नागार्जुना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर मैंने स्टार्ट किया शंकर नगर में। ये साल 2000 की बात है जी। उसी समय मेरा ये MR इंटरनेशनल करके एक और कंपनी, जो कि एक पार्टनरशिप कंपनी है मेरे और मेरे हस्बैंड का, उसकी मैं को फाउंडर हूँ। तो वो बेसिकली बिजनेस कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट्स, ये सब चीज़ के लिए है। और नागार्जुना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर जो है वो पूरा केरला पंचकर्मा का था जी। 2002 में आज का जैसे बिजनेस माहौल कितना पॉजिटिव है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उस समय कुछ भी नहीं था। सच बात। तो उस समय ऐसा हुआ कि जब मैंने अपना बिजनेस प्लान बनाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, और फिर मैं जब बैंक्स को अप्रोच करने लगी। अब देखिए आजकल के ज़माने में कैसा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खास बहुत सारे स्कीम्स है जी, जो आपको इजीली मिल भी जाता है। सच बात है। आपको कोलैटरल भी देने की जरूरत नहीं है जी। उस समय तो कोलैटरल ऑफर करने के बाद भी बैंक वालों ने मेरा लोन रिजेक्ट करना, प्रपोजल रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड। टोटल मैं 9 बैंक में, नेशनलाइज 9 बैंक में मैं गई, और हर जगह मुझे यही जवाब मिला कि सॉरी मैडम, वी डोंट थिंक योर प्रपोजल इज गोइंग टू वर्क, ऐसा बोल के उन्होंने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। शायद वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। मेरा एक नेचर ऐसा है कि जब कोई चीज़ कोई नहीं बोलता है ना, तो मैं उस जिद पे आ जाती हूँ कि नहीं, अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी जी। तो वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, इतना जो रिजेक्शन हुआ मेरा। तो मैंने सोचा कि अगर ये हुआ है तो मेरे को तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। लकीली उस समय हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो यहाँ पे एक कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब मेरे हस्बैंड ने मेरा डेस्परेशन देखा जी, और मेरा जिद देखा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। तो उनसे जब जाके बात की है तो उन्होंने भी ये बोला कि ठीक है, मैं आपको लोन दिलाता हूँ, लेकिन अगेन बिजनेस लोन नहीं दूंगा मैं। अच्छा। आपको मैं पर्सनल लोन दूंगा। ओके। अब एक्चुअली क्या हुआ कि उस जमाने में लेडीज बिजनेस में आती नहीं थी, गवर्नमेंट के कोई पॉलिसीज नहीं थे, तो लोग मतलब एक्चुअली बिजनेस करने वालों को एक बहुत ही शक की नजर से देखते थे। हम 2002-2003 की बात। हाँ, मतलब हम अगर बैंक में लोन लेने जाएंगे तो वो ऐसे देखेंगे ऐसे कोई हमने बैंक में हमने डाका डालने के लिए जी जी, इस नजर से हमें देखते थे। सच बात है। तो उस समय फिर लकीली ये जो हमारे फ्रेंड है, इन्होंने हेल्प किया और इन्होंने लोन दिलाया। और उसके बाद फिर मेरा सेंटर स्टार्ट हुआ, और मेरे सेंटर में सारे जो मेरे स्टाफ थे पूरे केरला के थे, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, सभी कुछ। इनफैक्ट बहुत सारा रॉ मटेरियल, जड़ी बूटी, सब कुछ हम वहीं से लाते थे, ताकि बिल्कुल ही ऑथेंटिक ट्रीटमेंट हो। तो वो सेंटर में फिर 2-3 साल के बाद, मेरा 2002 में शुरू हुआ, उसके बाद 2-3 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छा हो गया था। और धीरे धीरे जो भी मैंने लोन वगैरह लिया वो सब मैं रिपे कर पाई, और काफ़ी अच्छा हुआ। और सबसे अच्छा तो ये हुआ कि ये जो बैंक जिन लोग ने मुझे रिजेक्ट किया था, इसके मैनेजर्स खुद मेरे ऑफिस में आए और बोलने लगे कि मैडम, हम चाहते हैं कि आप आपका करंट अकाउंट हमारे बैंक में खोलो। ओके। सच में बहुत सैडिस्टिक प्लेजर मिला उस समय। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट एक्चुअली मुझे सैडिस्टिक प्लेजर मिला। तो खैर, मैंने उन्हें ऐसे नाराज़ तो नहीं किया, लेकिन दिल में ठंडक मिली मुझे कि चलो कुछ तो अपना रिकग्निशन हुआ करके जी। उसके बाद ऐसा था राज जी की देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं वर्कोहॉलिक हूँ जी। मैंने 12-15 घंटे मैंने काम करना शुरू कर दिया, और साथ में मैंने अपने फैमिली में भी, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सब है, मैंने उनको बोल दिया कि बहुत सपोर्टिव है वो लोग, उनके सपोर्ट से सब कुछ हुआ जी। मैंने उनको बोल दिया कि एक बिजनेस शुरू करना मतलब एक बच्चा पैदा करने जैसा है। बिल्कुल। ये बच्चे को जो पाल पोस के बड़ा करने में जो मेहनत लगता है, सेम मेहनत बिजनेस में भी है जी। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मुझे 2 साल का समय दे दीजिए, ताकि मैं पूरा फोकस करूं, और इस समय आप मुझसे सवाल मत पूछिए कि भाई तुम शादी ब्याह में क्यों नहीं आती हो, कोई फंक्शन में क्यों नहीं आती हो, ये सब मत पूछिए मेरे से। मैं अपने आप को पूरी तरह इसमें हमें लगा देना चाहती हूँ। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया। और मेरा बेटा उस समय 10 साल का था, तो फिर मैं लग गई अपने काम में। मैंने दिन देखा ना रात देखा, कुछ नहीं। सुबह 7 बजे मैं ऑफिस जाती थी, रात को 11-12 बजे भी मैं आती थी ऑफिस में। कोई संडे नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे राज जी, 2 साल मैंने एक भी छुट्टी, एक भी संडे मैंने एंजॉय नहीं किया। मैं सिर्फ शायद दिवाली में एक दिन और होली के दिन एक दिन ऐसा मैंने छुट्टी लिया बस। अरे इतना जुनून था। उसके बाद फिर धीरे धीरे 2005 के बाद काफ़ी सक्सेस मिलने लगा, और धीरे धीरे मेरे बहुत इंटरव्यूज़ वगैरह आने लगे, मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। और इसके बीच में मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद का, इवन तो मेरा बैकग्राउंड नहीं था आयुर्वेद का, मैंने आयुर्वेद का काफ़ी नॉलेज भी गेन किया, ताकि मैं प्रॉपर वे से वो सेंटर को चला पाऊँ जी। तो ऐसा कर करके फिर धीरे धीरे अवार्ड्स आने लगे। मुझे टोटल 11 अवार्ड मिला है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें एक इंटरनेशनल अवार्ड है, 2 नेशनल अवार्ड है, और बाकी सब लोकल अवार्ड्स हैं।
कई जगह मुझे मोटिवेशनल टॉक के लिए बुलाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो जब धीरे धीरे फिर मेरा जब सेंटर सब कुछ सेट हो गया, सब अच्छे से चल रहा था, तो उस समय एक समस्या मेरे सामने आया। समस्या ये आया कि मेरे बाद वो चलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, भवंस में था, लेकिन उसको भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वो बोला कि मैं फूड लाइन में जाना चाहता हूँ, मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। तो अभी वो ताज में शेफ़ है, वो बॉम्बे में। तो और बेटी बहुत छोटी थी, तो कुछ आगे का सक्सेशन प्लानिंग मैंने किया ही नहीं था। बिजनेस में तो ऐसे ही आगे मैं एक्सीडेंट से। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ कि आगे कोई चलाने वाला नहीं है, और मुझे बहुत सारे दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट था। एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, फिर मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ और मोटिवेशनल टॉक देती हूँ मैं। तो फिर उस समय मैंने फिर एक डिसीजन लिया। और दूसरा एक चीज़ था कि मैं उस समय स्टार्टअप्स को मेंटर करना शुरू की थी जी। तब मुझे ये लगने लगा कि मेरा तो बिजनेस सेट हो गया, अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ जी। तब मैंने एक डिसीजन लिया और मैंने क्या किया कि मेरे सेंटर में जो मेरे डॉक्टर थे उनके साथ मेरी बातचीत हुई, और फिर मैंने मेरा सेंटर को उनको मैंने हैंड ओवर कर दिया। मैंने, क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनको तो इसी लाइन में रहना था हमेशा के लिए, तो मैंने उनको हैंड ओवर करके मैं अपना थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दिया मैंने। और ट्रैक चेंज करके फिर ये MR इंटरनेशनल के अंडर में जो काम हो रहा था, तो वो मैंने शुरू किया। तो काफ़ी सारे मैं एंटरप्रेन्योरशिप के आर्टिकल्स लिखती थी। मेरा एक्चुअली एक बुक अभी लिख रही हूँ मैं MBA स्टूडेंट्स के लिए, और उसके अलावा फिर मैंने स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करना, बहुत सारे प्रोग्राम्स करना, मोटिवेशनल टॉक, ऐसा करके मैंने बहुत कुछ कर लिया। फिर 2016 में भूत सवार हो गया फिर से पढ़ाई का जी। तो ऐसा लगा कि चलो PhD किया जाए, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप में जी। तो फिर मैंने 2016 में जब मैंने देखा तो पता चला कि नागपुर यूनिवर्सिटी में 2 एंट्रेंस एग्जाम होते हैं PhD के लिए। अब इस उम्र में आके वो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर मैं फेल हो गई तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। क्योंकि बच्चों को पहले माता पिता के लिए था, अब बच्चों के लिए तो था। बच्चों को तो हम खूब ज्ञान देते हैं ना, अच्छे से पढ़ो, और फिर पता चला खुद ही अगर नहीं हो पाई तो क्या होगा। भगवान के दया से फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं दोनों एंट्रेंस एग्जाम पास हो गई, और फिर मैंने PhD शुरू किया। एंड रिकॉर्ड विद इन 3, ऐसा नागपुर यूनिवर्सिटी का रूल है कि 3 साल में आपको PhD सबमिट करना है। 2017 को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मार्च 2020 में मेरा सबमिशन भी हो गया। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया 1.5 साल का, नहीं तो शायद इसके पहले ही PhD मिल गया रहता। अभी ये 5 अक्टूबर को PhD मिला, तो ऐसा लगा कि एक लाइफ का एक माइलस्टोन में पहुंच गई हूँ, ऐसा लगा, क्योंकि MBA करने के 30 साल बाद मैंने PhD किया है। oh my God। तो ये सच में मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपको लोन नहीं मिल रहा था, मैं उस समय जो उस समय की जो मानसिकता आपके अंदर चल रही थी, जो मन में बातें चल रही थी, वो किस किस्म की बातें थी? क्योंकि ये आई एम श्योर आपके जैसी पढ़ी लिखी महिला के लिए अगर इस किस्म का माहौल था, तो जो अंडर प्रिविलेज होते हैं या जिनका सोशली जो कमज़ोर होते हैं, वो लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा ये एक हेल्पलेस वाली पूरी सिचुएशन होती है। बिल्कुल राज जी, देखिए उसमें ऐसा है कि उस टाइम पे जैसे मैंने बोला था 2002 में न तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी था गवर्नमेंट का कोई भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं था। जो भी हुआ वो 2010 के बाद हुआ है। तो उस समय का माहौल बिल्कुल भी बिजनेस के लायक नहीं था। और उस समय ऐसा था कि यानी लेडीज तो छोड़ो, जेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिजनेस में नहीं जाते थे, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ही नहीं था। देखिए, जब तक आपको एक इकोसिस्टम नहीं मिलेगा तब तक आपको आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उस समय 2 रीज़न था। एक तो ये था कि मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, तो मेरे को तो करना ही था बिजनेस। हाँ, दूसरा क्या हुआ कि ये जो रिजेक्शंस में बताई ना, जितने लोगों ने रिजेक्ट किया, तो वो रिजेक्शन से कहीं ना कहीं अंदर में ये हुआ कि नहीं, आप तो अपने को प्रूव करके दिखाना है इनको कि हम क्या कर सकते हैं जी। तो ऐसे इससे करना हुआ। दूसरी बात, मैं लकी थी कि बीइंग अ वुमन मेरे को फैमिली सपोर्ट था, और दूसरा कैसे कि मेरे हस्बैंड अर्निंग थे, वर्किंग थे, तो फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं था। तो अगर मान लीजिए अगर घर चलाने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे ऊपर तो शायद मैं हिम्मत नहीं की रहती ये करने के लिए। तो वो एक टेंशन नहीं था करके मैं कर पाई ये चीज़, और काफ़ी सपोर्ट भी मिला। और काफ़ी, देखिए दूसरा चीज़ मैं आज के यंगस्टर्स को मैं एडवाइस एक ज़रूर दूंगी, जो मैं हम अक्सर देती हूँ मैं, कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ा अगर आप कहीं वर्किंग कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो 12 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मेरे को बहुत काम में आया जी। क्योंकि देखिए, अगर मेरा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं रहता, सीधा अगर मैं बिजनेस में कूदी रहती ना, तो शायद बहुत सारी चीज़ों का मैं सोल्यूशन निकाल नहीं पाई रहती जी। इसमें कैसा था, बीइंग इन कॉर्पोरेट, खासकर मैं मार्केटिंग में थी,
प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, एचआर का काफ़ी आइडिया था। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो सेंटर का जो मैनेजमेंट था वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा था जी। हाँ, शुरुआत में अफसोस ज़रूर होता था। पहले क्या था कि बराबर 1 तारीख को अपने अकाउंट में सैलरी आ जाता था जी। तो जब एंटरप्रेन्योर बन गए तो देने का काम था पहले जी। तो वो थोड़ा सा शुरू में अखरता था कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने गलत तो नहीं कर दिया। एक दो बार मन में डाउट आया भी जी। कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ मन से निकल गया। और इनफैक्ट आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों का रोजगार मेरे सेंटर की वजह से चल रहा है, मेरी वजह से चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, लोगों की फैमिलीज अच्छे से चल रही है। और मैंने क्या किया कि मेरा जो तजुर्बा था 12 साल का कॉर्पोरेट का, तो मैंने उसमें से एक चीज़ डिसाइड किया कि मुझे उस समय 12 साल के एक्सपीरियंस में जो चीज़ अच्छा नहीं लगता था जी, वो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने सेंटर में नहीं आने दूंगी। सिर्फ जो अच्छी चीज़ें, जो मेरे को प्रोफेशनल चीज़ें दिखाई दी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं वही चीज़ें अपने सेंटर में लाऊंगी। तो शायद मुझे सक्सेस जल्दी जो मिला उसका राज शायद यही था कि जो मैंने फिल्टर करके जो मैंने चीज़ें लाया अपने सेंटर में, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था सक्सेस का। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ तो अवेलेबल हैं आज, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। योजनाएं भी हैं सरकार की, अगर देखें तो सरकार की नीतियां भी बदली हैं। लेकिन आज भी महिलाओं को या लड़कियों को आफ्टर डूइंग देयर एजुकेशन पीस ऑफ जर्नी ऑफ ग्रेजुएशन, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको करना क्या है। वो चाहती है, वो कहती है मुझे बिजनेस करना है। क्या बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करना है, ये कौन सिखाए, ये कौन समझाए? देखिए, हम लोग बहुत हद तक मैं 2005 में मैं विदर्भा इंडस्ट्री एसोसिएशन ज्वाइन की मैं, और उसके बाद 2012 से लेकर 14 तक मैं प्रेसिडेंट थी BILEW की। तो अक्सर मेरे पास तभी भी और अभी भी लोग आते हैं ये पूछते हुए कि हमको बिजनेस करना है, क्या करना है बताइए। अब देखिए, एक सीधी सी बात है कि आपका किस चीज़ में एप्टीट्यूड है, आपका पैशन किस चीज़ में है, ये तो आप ही बता सकते हैं। आप अगर एक कॉन्क्रीट आइडिया लेकर अगर हमारे पास आते हैं तो हम वो आइडिया का वैलिडेशन आपको हम करके दे सकते हैं कि भाई ये चलने वाला आइडिया है कि नहीं है, इसको क्या करना चाहिए, या आपका आइडिया है लेकिन हो सकता है थोड़ा कुछ उसमें बदलाव करना पड़े, ये चीज़ हम करके दे सकते हैं। बट अक्सर मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि आप लोग ऐसे ब्लाइंडली मत आइए। हमारे पास VIA में कोई ऐसा मैजिक फार्मूला नहीं है कि हम बिल्कुल आपको देखते बता दें कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ योर बेबी। यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज वॉट यू वॉन्ट टू डू। आपका पैशन किस फील्ड में है, आपको वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वेदर यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, आप पूरे अपने आप को डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं क्या। कई बार लेडीज़ हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि हमारे हस्बैंड 10 बजे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, वो 4 बजे आते हैं, तब तक हम फ्री रहते हैं, तब तक हम क्या कौन सा बिजनेस करें। अब ये कौन सा तरीका हुआ, आप बताइए कि आपके पास कुछ खाली समय है, आप उसमें, ऐसा नहीं होता बिजनेस कैन बी अ टाइम पास, इट इज़ अ 24/7 थिंग जो कि आपको डेडिकेटेड होकर ही आपको करना है। फ्री टाइम में ऐसा करके ऐसा नहीं कर सकते आप। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करने में जो मेहनत लगता है, वही सेम मेहनत आपको बिजनेस में भी करना पड़ता है जी। तो मेरा एडवाइस स्टार्टअप से या जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनसे ऐसे यही है कि आपके पास कुछ आइडिया आप डेवलप करिए। 2, 4, 5 आइडिया अगर आपके पास है तो आप लेके आइए हमारे पास। हम आपको वैलिडेट करके दे सकते हैं कि उसमें से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा वायबल है, कौन सा आपको करना चाहिए, और आपका जो टेम्परामेंट है उसके हिसाब से कौन सा करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आपको करके दे सकते हैं और ये हम करते भी हैं। अब PhD हो गई, उसके पहले एक अच्छी जर्नी रही है काम की, अगर देखा जाए ना ही सिर्फ वो पंचकर्मा का जो प्रोजेक्ट था आपका उसको देखे, बट MR इंटरनेशनल के काम को भी आपने वक्त के साथ ऊंचाइयों पर आप लेकर आई हैं जी। कुछ खो गया पीछे, कुछ वक्त के साथ कुछ ऐसा है जो बाकी रह गया, या कुछ खो गया जो वापस शायद वक्त के साथ खो गया, जो चाहती हैं आप वापस आ जाए? देखिए, एक सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी ज़िंदगी में थी, वो तो ये था राइटर बनने का। लिखने का बहुत शौक है मुझे, पढ़ने का बहुत शौक है। तो वो उतना नहीं हो पाया क्योंकि मेन रीज़न तो ये था कि वक्त नहीं मिला, क्योंकि पहले मैं बिजी थी अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में, बच्चे हैं, फैमिली है, तो वो सबका ध्यान रखते हुए कई बार ऐसा लगा कि भाई ये सब चीज़ छूट गया मेरा। पर देखिए, राइटिंग का कोई एज नहीं होता है, तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि आज ना सही, आज से अगर 10-20 साल के बाद भी मौका मिला जी, तो मैं ज़रूर ये राइटिंग का काम करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है लिखने का। और भगवान की दया से सारे लिमिटेशंस होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिले मुझे,
मैंने हांगकांग में पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं गई थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। वैसे ही मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर गई थी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। उसके अलावा मैंने आईआईटी, मैं एक्चुअली आर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ, लेकिन मैं आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर से मैंने सॉफ्ट स्किल का और इंग्लिश का मैंने ये किया, एनपीटीएल का कोर्स किया मैंने। सॉफ्ट स्किल्स में तो ऑल इंडिया टॉपर्स में से मैं हूँ मैं। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। और मेरा कैसा है कि नेचर भी ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी कोई चीज़ से भी बोर हो जाती हूँ, ये भी मेरा एक प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि एक चीज़ किया फिर थोड़ा बोर हो गया, उसको छोड़ा, दूसरा किया उसको पूरा किया, उसको मैं आधा नहीं छोड़ती हूँ, जो भी हाथ में लेती हूँ उसको पूरा करती हूँ जी। लेकिन उसको बाद आई वांट टू मूव आउट। अब जैसे मैंने नागार्जुना मैंने 14 साल मैंने इतने अच्छे से चलाया, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं अभी कुछ और करना है, अभी सोसाइटी को वापस कुछ देना है। एक बहुत बड़ा उस समय एक था कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया, उस समय आपको पता होगा नागपुर में हल्दीराम है, बैद्यनाथ है, विको है, दिनशॉज है, ये सारे बहुत पुरानी कंपनीज है। पर आपने इन सब की फ्री में पब्लिसिटी कर दी? नहीं, देखिए उस समय एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता था कि नागपुर का जो इकोसिस्टम है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नहीं ऐसा माना जाता है जी। आज भी किसी को अगर आप बोलोगे बोले नहीं नागपुर में बिजनेस नहीं होता, बॉम्बे पुणे में होता है। तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि अगर नागपुर सही जगह नहीं है तो ये 4 कंपनी कैसे 100 साल से चालू है जी। और इनका आज का जो सिचुएशन ऐसा है कि ये आगे और 100 साल चल सकते हैं आराम से। आज हल्दीराम इंटरनेशनल ब्रांड है, बैद्यनाथ भी एक्सपोर्ट्स करते हैं बहुत सारे, दिनशॉस का तो अपने सेंट्रल इंडिया में तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, सच बात है। तो ये सारी कंपनी, विको का भी बहुत नाम है जी। तो मेरा मैं तो एक ही चीज़ लोगों को बोलती थी कि भाई ये 4 कंपनी, बैद्यनाथ और हल्दीराम को तो 100 साल हो गए, ये 4 कंपनी 100 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और आगे करेंगे भी, तो दैट मीन्स नागपुर का इकोसिस्टम अच्छा है करने का। हम शायद कहीं गलत कर रहे हैं, हमारे शायद एफर्ट्स कहीं कम पड़ रहे हैं जी, या हम उतने अवेयरनेस हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ तो उसमें ये है। तो एक्चुअली ये जो रिसर्च का पीएचडी करने का जो आइडिया आया ना कहीं इसी सवाल के ऊपर से आया। अच्छा, कि जब ये 4 कंपनी नहीं करोगे पीएचडी के लिए, जब डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, तो मैं स्टार्टअप्स को ढूंढ रही थी डेटा कलेक्शन के लिए। मुझे तो 10 स्टार्टअप नहीं मिल रहे थे अच्छे वाले जिनका मैं डेटा कलेक्ट करूं। मैं ताजुब हो गई, मैंने बताओ ये आज मोर देन 50 लाख का नागपुर का पॉपुलेशन है और अब मेरे को 10 स्टार्टअप नहीं मिल रहा है जिनका मैं डेटा कलेक्शन करके अपने पीएचडी में लिखूं। तो ये बहुत सोचने वाली बात थी। और बाद में फिर जब मैं इन लोगों के साथ इंटरेक्ट की, एमबीए स्टूडेंट्स के साथ डेटा कलेक्शन के लिए, स्टार्टअप्स के साथ, तो मुझे एक चीज़ पता चला, एक तो इनके अंदर में फियर ऑफ फेलियर है। एक बहुत बड़ा कारण, वो नहीं बनना चाहते एंटरप्रेन्योर क्योंकि डरते हैं वो कि कहीं हम फेल ना हो जाए जी। दूसरा चीज़ ये है कि इनके आजकल क्या है, एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो गया जी। आप अगर एमबीए करोगे 2-3 लाख रुपए आपके खर्च हो गए पेरेंट्स के, तो उनका भी ये रहता है कि पेरेंट्स का भी रहता है कि भाई बच्चा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ले। बच्चे भी वही चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ मैं करूँ, क्यों फालतू एंटरप्रेन्योरशिप में घुसकर अपना दिमाग और ये करूँ। तो वो एक रीज़न है। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना नहीं चाहते। और एक चीज़ मुझे पता चला कि स्टार्टअप्स को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो नागपुर में बहुत कम स्टार्टअप्स है, मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि हमको स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिलते हैं काम के लिए जी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स तो बंद इसलिए हो गए कि लोग ही सही नहीं मिल रहे उनको। तो मेरे ख्याल से जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। साथ में ये जो स्टार्टअप्स हैं, इन लोग क्यों बीच बीच में बंद करके चले जा रहे हैं, मतलब शुरू तो कोई भी कर लेता है, शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आगे क्यों नहीं जा रहा है। इन सब विषयों के बारे में गवर्नमेंट को डीप स्टडी करना चाहिए और एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है इसमें कहाँ कहाँ गैप्स हैं, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, ये स्टडी करना बहुत मस्ट है। लेकिन आज के जो युवा हैं उनमें जोश तो भरपूर है, जोश की कमी नहीं है, लेकिन ये जो आपने बात कही कि फियर ऑफ फेलियर जो है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकारी योजनाओं को लेकर आप खुश हैं? आपको ऐसा लगता है कि सरकारी योजनाएं अच्छी हैं? देखिए, मैं सरकार को दोष नहीं दूंगी, बेचारे उनसे जितना होता था उन्होंने तो किया है, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है जी। वो तो शायद गुड फेथ में कर दिया, उन्होंने बना दिया पॉलिसी, लेकिन शायद ये जो पॉलिसी बनाने वाली है तो खुद एंटरप्रेन्योर है नहीं, तो उनको भी नहीं पता रहता कि प्रैक्टिकली क्या होता है। और जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है वहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचता नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके लिए भी काफ़ी कोशिश हो रही है। एमएसएमई मिनिस्ट्री
कर रहे हैं, फिर हमारे जैसे VI जैसे जो NGOs हैं ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ। तो हाँ, आप भी कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि लोगों तक मैक्सिमम अवेयरनेस पहुंचाया जाए, लेकिन लोगों का यही रहता है, सुनने के बाद वही बोलते हैं नहीं वो गवर्नमेंट का ना, नहीं वो तो मिलने वाला ही नहीं, वो तो होने वाला ही नहीं है। मतलब पहले से हमने एक नेगेटिव वो भी बना लिया कि नहीं होने वाला ही नहीं, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं होने वाला है जी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो स्कीम्स है जितना सक्सेस होना चाहिए या उतने सक्सेस नहीं हो रहे, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अभी का जो यूथ है, ऑनेस्टली जो बहुत सारे स्टार्टअप से मैं इंटरेक्ट करती हूँ ना, तब ऐसा लगता है कि ये लोग स्टार्टअप इसलिए स्टार्ट किए कि जस्ट बताने के, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, बस उसी टाइप का कुछ बताने के लिए बोलते हैं मेरा स्टार्टअप है जी। तो वो क्या रहता है, फिर वो चीज़ आगे तक नहीं चलता है फिर। और आज का जो यूथ है, इनको कैसा है कि थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी से भी ये दूर रहते हैं जी। अब आजकल जैसे आप देखोगे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ये है, तो सबको लगता है कि ऐप बेस्ड बिजनेस ही सब बिजनेस होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिससे भी पूछो वो ये बोलता है मैं भी ऐप बना रहा हूँ, इसके लिए बना रहा हूँ, उसके लिए बना रहा हूँ। तो ना उसको डीपली एनालाइज किया जाता है और वो सीधा वो ऐप पे पहुँच जाते हैं। यानी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या आगे होने वाला है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं देखते, वो सीधा वो ऐप बनाने में लग जाते हो। तो ये जो है, ये इसके लिए इनको अच्छे मेंटर्स चाहिए। हमारे BI में बहुत अच्छे मेंटर्स हैं, बहुत सारे दूसरे भी अच्छे मेंटर्स हैं। इनको एक्चुअली मेंटर्स को लेकर इनको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। वो करते नहीं है, वो फिर वो भटक जाते हैं। फिर आधे रास्ते आने के बाद उनको लगता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, मेरे तो पैसे गए, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ो, ऐसा करके वो बीच में से छोड़ देते। आप बताइए 2-4 साल पहले का स्टैटिस्टिक्स था कि 98% स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं जी। आप बताइए 98% फेल हो रहे, तो क्यों हो रहे हैं? कुछ कारण सब इसी इसमें ढूंढा जा सकता है। बिल्कुल। तो हम लोग सब जो भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने में लगे हुए हैं, प्लस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये इस चीज़ को कम्प्लीटली थरो स्टडी कर ये करना चाहिए कि क्यों ये सब हो रहा है। और देखिए आज की तारीख में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, वो स्टार्टअप्स हैं, ये सब IPO वगैरह निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हाँ, ये सब हो रहा है कहाँ पे? बेंगलोर में, मुंबई में, पूना में, उस जगह पे हो रहा है। ये जो छोटे जो Tier 2 Tier 3 सिटी वहाँ क्यों नहीं हो रहा है ये? तो ये सब चीज़ों का जब तक डीप स्टडी नहीं होगा, तब तक ये पॉलिसीज़ और जो कुछ भी वो बना रहे हैं, इसका सक्सेस लिमिटेड। पर ये डिमांड एंड सप्लाई का भी तो एक रेशियो होता है। अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो फिर सप्लाई करके तो फेलियर ही होगा। नहीं, देखिए आज की तारीख में ना डिमांड की कमी है, ना लोगों के पास एज सच पैसे की भी कमी नहीं है, देखा जाए तो। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब कोविड का जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब हमारे देश में बहुत बड़ा झटका लगा। झटका क्यों लगा? क्योंकि हम लोग इतने फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने सप्लाईज के लिए, चाइना के ऊपर, दूसरे देशों के ऊपर इतने डिपेंडेंट थे। और जब लॉकडाउन लगा और सब कुछ जब बंद हो गया, सडनली आप देखो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इनको कोई कंपोनेंट्स नहीं मिल रहा है, इनको अपने रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठप हो गया। लास्ट जो दिवाली का जो समय था, उस समय जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन लोग इतने ज़्यादा तकलीफ में आ गए क्योंकि लोग खरीदने के लिए हैं तैयार, बट उनके पास चीज़ ही नहीं है, माल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, कंपोनेंट्स नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सच है। तो इससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए। तो जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उसमें आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नए जो स्टार्टअप्स आएंगे, इनको कन्विंस कर इनको मैन्युफैक्चरिंग की साइड में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर IT में या आप फूड सर्विस में या किसी और में जाते हो तो ठीक है, नेशनल इनकम तो बढ़ जाएगा अपने देश का जी, लेकिन जो कोर सेक्टर है वो इतना अफेक्टेड होगा जिसकी वजह से हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। हम हमेशा फिर दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग साइड में स्टार्टअप्स को लाने की कोशिश करना है, तभी हम एक्चुअली आत्मनिर्भर हो पाएंगे। अब MR इंटरनेशनल के कौन से कामों को आप और आगे लेवल पर लेकर जाना चाहती हैं? देखिए, ये हम लोग ने जब शुरू किया कंपनी तो बिजनेस कंसल्टेंसी, खैर वो तो तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। मेन इसका हमारा था एक्सपोर्ट पे था फोकस। तो हम लोग ने उस समय काफ़ी कुछ काम भी किया था। तो खासकर जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया मैं केरला से हूँ और जो बेस्ट आयुर्वेद का जो मिलता है वो केरला में ही मिलता है जी। तो वहाँ के 1-2 कंपनीज के साथ मेरा बातचीत चालू ही है अभी भी, इनफैक्ट पहले भी था। तो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और दूसरा क्या है कि मेरे हस्बैंड जो है वो इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने पूरा एक्सपोर्ट में ही काफ़ी अपना करियर उसी में किया है। तो उनको भी काफ़ी, अब जैसे एक्सपोर्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काफ़ी डिफ़िकल्ट काम रहता है जी। तो वो सब में काफ़ी उनको नॉलेज है।
तो वही सोच रहे हैं। अभी तो मेरे हस्बैंड अभी तो कंसल्टेंसी कर रहा है, रिटायर हो गया, अभी कंसल्टेंसी कर रहा है, और बहुत जल्दी हम लोग फुल फ्लेज इसमें आने का सोच रहे हैं। ठीक। तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है आगे। अब देखिए गवर्नमेंट तो काफ़ी सपोर्टिव हो गया है अभी। 2002 में जो चैलेंजेस फेस करने पड़े वो तो शायद अब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वही देखना है कि कितना लक कितना साथ देता है और क्या होता है वो सब देखना पड़ेगा। कोई अगर आपकी एक्सपर्टीज से जुड़ना चाहता है वो आपसे कैसे जुड़े? देखिए जुड़ने के लिए तो अभी भी कई लोग हैं जो मेरे साथ लिंक्ड है, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं, उसमें बहुत सारे हैं जो मेरे से करियर एडवाइस भी लेते हैं, और मैं कॉलेजेस में भी जाती हूँ, कॉलेजेस में भी मुझे इनवाइट किया जाता है। कुछ कॉलेजेस में तो मैं रेगुलर विजिटिंग फैकल्टी करके भी मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती हूँ, HR भी पढ़ाती हूँ मैं। तो एसोसिएटेड तो मैं हूँ लोगों से। अब ये लोगों के ऊपर है कि कितना उनको लगता है कि मेरे पास आना चाहिए और मेरे से कुछ लेना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ इतना सारा चीज़ें मैंने एक्यूमुलेट कर दिया है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को दूंगी तो ही वो मेरा ये होगा। लेकिन अनीता जी, आज आपने अपने सफ़र के बारे में दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों सफ़र के बारे में आपने हमको बताया। जी जी। आपने ये हमें सिखाया कि शायद स्टार्टअप्स को लेकर जो दिशा और ना ही सिर्फ लोग, ना ही सिर्फ युवा, बट ऑल्सो सरकार की जो दिशाएं हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, जिससे कोई भी स्टार्टअप अपनी पकड़ बनाकर रखे और एक रॉकेट जैसा ऊपर जाए, वो आपने हमें समझाया। एंड साथ ही साथ आपने हमें जो एक बात मुझे ऐसा लगता है बहुत बारीकी से आपने अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बताई, वो था वो कॉन्वर्सेशन जो आपका और आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के साथ था। जी जी जी। जिसमें आपने बड़े तीखे, उस समय शायद उनके लिए वो शब्द होंगे, लेकिन बड़े कहते हैं ना, बड़े ईमानदारी के बोल जिसे कहते हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहती जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात 2001 में 2002 में बोली जा सकती है तो आज तो बड़ी आसानी से बोली जा सकती है, क्योंकि आज भी कई सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो समाज के दायरे और ससुराल के दायरों में पिस कर रह जाती हैं। जी जी। और फिर वो अपने ना ही अपने करियर को, ना अपने टैलेंट को, ना अपने सपनों को वो उड़ान दे पाती है जो देनी चाहिए। एक यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, कहीं ना कहीं एक लव मैरिज होने का भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि क्या हुआ कि जब आप लव मैरिज करके आते हो तो फैमिली को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, क्योंकि भाई दूसरे कम्युनिटी से आई है, दूसरे बैकग्राउंड से आई है, तो उससे क्या उम्मीद करना जी। और मैं भी सेम चीज़ कि भाई दूसरे फैमिली में आई हो, दूसरे लैंग्वेज वाले लोग हैं, दूसरे इसके लोग हैं, तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करना जी। तो मेरा जो सक्सेस का राज है मेरे पर्सनल लाइफ का, वो तो ये है कि मैंने उनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया, उनने मुझसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जी। ये सबसे बड़ा राज है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं यहाँ लव मैरिज तो प्रमोट नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हर किसी को एक ऐसा हमसफ़र मिले जो आपके पतिदेव के रूप में है। वो फिल्म आई थी किस किस को प्यार करूं, कपिल शर्मा की, उसमें एक पत्नी का डायलॉग है, मंजरी फडनेस एक्ट्रेस है, वो कहती है ऐसा पति सबको दे, भगवान सबको दे। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं राजी मैं बता रही हूँ कि वो इतने मेरे सपोर्टिव थे कि कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मुझे रोका नहीं, कभी टोका नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरा नेचर कैसा है जी। तो वो हमेशा यही चाहे कि मैं आगे बढ़ूँ। मेरा भी PhD जब हुआ तभी भी मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, लास्ट ईयर में कोरोना हो गया था, काफ़ी सीरियस थी मैं। तो ये सब के बावजूद भी जो भी मुझे डिफ़िकल्टी हुई, उन्होंने लास्ट तक, मतलब मेरा जब वाइवा हुआ तब तक वो मेरे साथ थे, मतलब इतने मतलब सपोर्टिव है वो। तो मैं तो हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप मेरे लिए एक एंकर है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर पाई लाइफ में। तो जो भी मेरा सक्सेस है या जो भी मैंने कुछ किया, इसका बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है, और उतना ही मेरे फैमिली को भी जाता है, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है। और आपको पता है कि हम जो इंडियन लेडीज़ हैं, जब तक हमको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और दूसरा, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं रहा तो हमको कभी खुशी नहीं मिलती है कोई चीज़ की। बिल्कुल सच। अगर आप सोचिए ना, इतने सारे अवार्ड मिल गए और पता चला कि हमारी फैमिली अगर खुश नहीं है तो वो अवार्ड का कोई मायना नहीं रहता है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये करने में हम जो इंडियन लेडीज़ जो इतने एक्सपर्ट हैं ना, उतने आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात कही, और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप उनमें से हैं जो ये बात बड़े तीखे और बड़े सादगी और बड़े सफल तरीके से लोगों तक कहती हैं कि ये 2 लाइनें हैं, वो लाइनें ये हैं कि ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है,
मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। तो आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें फिर से इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज जी, थैंक यू सो मच। अनीता राव जी से हुई मुलाकात इन राज की बात। लेकिन एक बात जो अनीता जी ने हम अपने सफ़र में अपनी जीवनी जब उन्होंने हमें बताई, तो उन्होंने अपनी एक बात बताई जो जिसका उल्लेख हमने फिर से किया है इंटरव्यू के अंत में। लेकिन वो बात जो है ना, वो कितनी सही बात है। देखिए कि कोई आकर आपको ये बता दे कि जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं कि हमें सांभर वड़ा खाना है। उत्तर दक्षिण नागपुर का सबसे अच्छा साउथ इंडियन फूड वहीं मिलता है। आप वहाँ जाएँ, वहाँ पे आप ऑर्डर करें कि भैया मुझे थाटे इडली खानी है, तो वो आपको कोई दूसरी स्टीम्ड इडली लाकर नहीं खिलाता, वो आपको थाटे इडली ऑर्डर लेकर आता है और वही सर्व करता है। ज़िंदगी से भी हम इसी किस्म की चीज़ें डिमांड कर सकते हैं कि मुझे यही चाहिए। जो अनीता राव जी ने कहा, जो अनीता राव जी ने किया, कि वो बिल्कुल क्लियर थी इस पिक्चर को लेकर कि उन्हें क्या चाहिए। क्या हम सब इतने क्लियर रहते हैं? शायद नहीं, और इसीलिए शायद हमें वो नहीं मिलता। हम ज़िंदगी जब हमसे ऑर्डर लेने आती है तो हम कहते हैं कि कुछ भी ला दो, तो ज़िंदगी आपको कुछ भी ला देती है। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, तो शायद आपको ज़िंदगी वही ला कर दे। और इसलिए तो शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब आप जिस चीज़ को चाहो तो उसको मिलाने के लिए पूरी कायनात साथ में लग जाती है। और ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, और अनीता राव जी ने आज सिखा दिया हमें कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश करें, मंजिल मिलेगी। और उत्तर दक्षिण जाएं तो अगर थाटे इडली खाना है तो थाटे इडली से ऑर्डर करें, ज़िंदगी से भी वही ऑर्डर करें जो आप चाहते हैं आपको मिले, क्योंकि आपको वही मिलेगा। और ज़िंदा रहें। जय हिंद।